हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे CTET 2011 के हिंदी के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। नंबर 1, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। नंबर 2, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। नंबर 3, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। या फिर नंबर 4, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं, जो पाठ होते हैं, उनमें चित्र दिए होते हैं, जिससे बच्चे उन चित्रों की वजह से पाठ को पढ़ने में इंटरेस्ट भी लेते हैं और उन्हें चीजें भी आसान भाषा में समझ में आ जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। नंबर 1, सुनना पढ़ना। नंबर 2, सुनना बोलना। नंबर 3, बोलना लिखना। या फिर नंबर 4, पढ़ना लिखना। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल यानी कि भाषा की अभिव्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, बोलना और लिखना। बोलने से भी आप हम अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं और लिखकर भी हम अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नंबर 1, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। नंबर 2, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। नंबर 3, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। या फिर नंबर 4, ध्वनि संकेत चिन्हों को संबंध बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। प्राइमरी लेवल में हम कोई भी चीज कंठस्थ नहीं करा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। नंबर 1, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। नंबर 2, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। नंबर 3, समय व अवधि पर। या फिर नंबर 4, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो किसी चीज का या किसी बीमारी का उपचार हम तभी कर सकते हैं जब हम उसके सही कारण की पहचान कर सकें। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता उसी बात पर निर्भर करती है जब हम समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। नंबर 1, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। नंबर 2, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। नंबर 3, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। या फिर नंबर 4, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। भाषा के चारों कौशल यानी कि सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। नंबर 1, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। नंबर 2, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना या समझना। नंबर 3, बच्चों को व्याकरण सिखाना। या फिर नंबर 4, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देकर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि नंबर 1, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। नंबर 2, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। नंबर 3, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। या फिर नंबर 4, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी भाषा सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोलना कौशल से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, मधुर वाणी। नंबर 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। या नंबर 3, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। या फिर नंबर 4, आलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो बोलना कौशल महत्वपूर्ण है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। नंबर 1, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा।
नंबर 2, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। नंबर 3, भाषा परिवेश से रहकर अर्जित की जा सकती है। नंबर 4, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, हाँ सही है। भाषा परिवेश से रहकर अर्जित की जा सकती है, हाँ। प्रिंट समृद्ध यानी कि वही चित्र जो अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, प्रिंट समृद्ध माहौल वही चित्र जो पाठों में बच्चों को आकर्षित करते हैं और बच्चे जिससे आसानी से सीखते भी हैं। लेकिन बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा के प्रयोग नियम बना सकते हैं, नियम बना नहीं सकते हैं। उन्हें नियमों से परिचित करा सकते हैं लेकिन नियम वो बना नहीं सकते। तो ऑप्शन 2 नंबर हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से नंबर 1, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। नंबर 2, बच्चे प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। या फिर नंबर 4, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। नंबर 1, सुंदर लेख का अभ्यास। नंबर 2, अपने अनुभवों को लिखना। नंबर 3, श्रुतलेख। या नंबर 4, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बेहतर विधि हो सकती है अपने अनुभवों को लिखना। अपने अनुभवों को जब वे लिखेंगे तो आप भी उनके विचारों को समझ सकेंगे। तो ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। नंबर 1, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। नंबर 2, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। नंबर 3, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। या फिर नंबर 4, भाषा संसाधनों का अभाव है। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक नंबर 1 अनावश्यक है। नंबर 2, एकमात्र संसाधन है। नंबर 3, साध्य है। या फिर नंबर 4, साधन है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। नंबर 1, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। नंबर 2, गृह कार्य अभिभावकों को व्यक्त रखने का उत्तम साधन है या व्यस्त रखने का। नंबर 3, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। या फिर नंबर 4, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। नंबर 1, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चे में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, सही है। नंबर 2, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप में भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। नंबर 3, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। नंबर 4, बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। बच्चे की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अब हमारे सामने एक पैसेज है जो कि 2011 के पेपर में आया था, चलिए पढ़ते हैं इसे। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी की विद्या की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा,
डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विद्या है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना की जा रही हो, या कोई भी बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 1, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? 1, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। नंबर 2, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। नंबर 3, मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। या फिर नंबर 4, उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। तो मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ था? मनु ने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि पैसेज से रिलेटेड है। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर आपत्ति क्यों जताई? नंबर 1, वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। नंबर 2, वगैरह शब्द की जगह आदि का शब्द प्रयोग सही है। नंबर 3, गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। या फिर नंबर 4, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। तो गांधी जी वगैरह शब्द पर आपत्ति क्यों जताई थी? ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, क्योंकि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? नंबर 1, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। नंबर 2, दोनों में समय लगता है। नंबर 3, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं। या फिर नंबर 4, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। तो गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत जैसा इसलिए कहा था क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। ऑप्शन 1 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नंबर 1, इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। नंबर 2, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। नंबर 3, इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। या फिर नंबर 4, गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? नंबर 1, हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। नंबर 2, हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। नंबर 3, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। या फिर नंबर 4, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? नंबर 1, तत्पुरुष समास। नंबर 2, द्वंद्व समास। नंबर 3, अव्ययभाव समास। या फिर नंबर 4, द्विगु समास। तो प्रतिदिन शब्द में अव्ययभाव समास है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। प्रतिदिन में प्रति जो है वो पूर्व पद है और दिन है वो उत्तर पद है, और अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद अप्रधान होता है। अव्ययभाव समास में जैसे यथाशक्ति में यथा, आमरण में आ, ये अव्यय पद है। अव्ययभाव समास ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है? नंबर 1, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। नंबर 2, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है। नंबर 3, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है। या फिर नंबर 4, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है। तो पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। नंबर 1, काम। नंबर 2, सेवा। नंबर 3, कागज। नंबर 4, काज। तो कार्य जो है वो तद्भव रूप है, तत्सम रूप है और हमें तद्भव रूप बताना है। तो कार्य का तद्भव रूप होता है काज। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। ऑप्शन 1, वैचारिक। नंबर 2, वैचारिक। नंबर 3, विचारिक। नंबर 4, विचौरिक। तो विचार में इक प्रत्यय लगाकर वैचारिक शब्द बनता है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला पैसेज है, अपना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर
मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। ये कविता पंडित सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इस पैसेज के क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है नंबर 1 चिंता युक्त होना, नंबर 2 मृत्यु को प्राप्त होना, नंबर 3 परिश्रमी होना, या फिर नंबर 4 बेखबर होना। तो गहरी नींद में सोने का अर्थ है ऑप्शन नंबर 4 बेखबर होना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। ऑप्शन 1 पतन की राह पर, ऑप्शन 2 पाताल में, ऑप्शन 3 अतल गहराई में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 जहां सूर्य अस्त होता है। तो कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, ऑप्शन 1 पतन की राह पर। हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। नंबर 1 जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, नंबर 2 जो अत्यधिक प्रेरित हैं, नंबर 3 जो बहुत परिश्रमी हैं, या फिर नंबर 4 जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। तो कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। नंबर 1 यह कवि का दायित्व है, नंबर 2 ताकि लोग गीत सुन सकें, नंबर 3 ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, या फिर नंबर 4 सुबह हो गई है। तो कवि लोगों को क्यों जगाना चाहते हैं, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 श्लेष अलंकार, नंबर 3 उपमा अलंकार, या फिर नंबर 4 रूपक अलंकार। तो अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, क्योंकि अतल अस्ताचल इनमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है। अतल में आ की, अस्ताचल में आ की, तो जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है नंबर 1 जागृति, नंबर 2 हर्ष, नंबर 3 कोलाहल, या फिर नंबर 4 आकाश। तो कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा नंबर 1 जागृति, क्योंकि कविता में कवि कहीं ना कहीं लोगों को उनकी कमियों को बताकर उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहा है, तो वो एक जागृति ही कर रहा है। तो ऑप्शन 1 हमारा सही होगा, कविता का उपयुक्त शीर्षक जागृति होगा। होपफुली गाइज आपको इस वीडियो के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।